Hello, good morning everybody. So in this video we are going to revise AS3. पिछले वाले वीडियो में हमने AS2 पढ़ा था और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी हैड टू डू एज अ होमवर्क एज एन असाइनमेंट, तो ये मैंने कर लिया है। ठीक है, दीज वर डायरेक्टली रिटन इन द सारांश मटेरियल विच वी हैव रेड। ठीक है, तो वहाँ से आई हैव एडेड विद सम एग्जाम्पल्स एंड टू एड अप मोर कंटेंट आई हैव इंक्लूडेड 2 more items which are not included in the cost of inventory but are not mentioned in paragraph 6. This is just because the question was of 15 marks, so to add up just more content. Next was to write short notes on the provisions. So I have tried to summarize all what is given in the AS, the important things, and have classified them into different headers, and I hope this will work. Okay, now we are going to start with AS3. AS3 is maximum asked AS for now. In the last 10 years 4 questions have been asked from this AS, along with the probability of being asked a numerical question, right? So let's just refer the material and start with it. So AS3 is very simple. तो क्या होता है ना, हम कैश और कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट दिखाते हैं पूरे साल भर में। क्या हुआ, कहाँ कहाँ पैसा गया, कहाँ कहाँ से पैसा आया, ऑपरेशंस में हमने कितना खर्चा किया. सो देर आर 3 एक्टिविटीज़: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. आई वुड लाइक टू मेंशन दैट दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर रिविजन पर्पस एंड प्राइमरीली फॉर द aspirants who are preparing for UPSC and have commerce as their optional. So if you are trying to read from me, then I am not the right person. I am just revising it here. ठीक है, तो ठीक है, ये 3 आपके एक्टिविटीज़ हो गए. उसमें आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट हम क्लासीफाई करेंगे. कैश क्या होता है? कैश इज बेसिकली आपका कैश इन हैंड एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक. एंड व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? तो कैश इक्विवेलेंट आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत शॉर्ट टर्म है, लिक्विड है, और आपने जहाँ इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपकी जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंटली, उसमें रिस्क नहीं है, मतलब वो ऐसे इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होगी. तो इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन सम हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स विच कैन बी मैच्योर्ड फ्रॉम 3 months और लेस, ठीक है, एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क, is not subject to significant risk, right? So these are called cash equivalent. लेकिन इसमें आपके इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं आते हैं. ओके, अच्छा, अब उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये सब क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब आप कहाँ से पैसा फाइनेंस कर रहे हो. दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच अफेक्ट्स द ओनर्स कैपिटल, राइट? सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के एग्जांपल हो गए, जैसे आपने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर आपने और कैपिटल रेज करी, आपने लोन रेज किया. सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मतलब वो पैसा जो आपने रेज किया वो आप कहाँ, किस लॉन्ग टर्म एसेट में या किस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के लाए, ठीक है, तो वो हो गया, राइट? या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, उस पर से आपको इंटरेस्ट मिला या उस पर आपको डिविडेंड मिला, तो दैट इज़ इन्वेस्टिंग. नाउ प्लीज़ नोट दिस, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करी, उस पर मिल रहा होगा, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. लेकिन अगर आपने डिविडेंड दिया है तो मतलब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, क्योंकि आप अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, तो आपने पैसा रेज किया होगा, राइट? सो ऐसे एक एक करके आप सारे देख लेंगे. और उसके बाद काफ़ी सारे नॉन कैश आइटम्स होते हैं, आप उन्हें हर जगह एलिमिनेट करते चलेंगे बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो, सो वी जस्ट हैव टू सी द मूवमेंट ऑफ द कैश. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर नीदर फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एंड दे आर पार्ट ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. ठीक है, अब इसको रेडी करने के 2 मेथड्स हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को आपको निटपिक करके सब उनकी हेडिंग्स में क्लासीफाई कर देनी है. लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड. व्हाट इज़ अ डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड वो है जिसमें आप बेसिकली अपनी जो
एक्टिविटीज़ हैं उनको निट पिक करके क्लासीफाई कर देते हो कि दीज आर ऑपरेटिंग। हाउ एवर इन इनडायरेक्ट वन यू पिक द नेट प्रॉफिट और जो भी इरेलीवेंट चीज़ें जैसे कि इन्वेस्टिंग वाली आइटम, फाइनेंसिंग वाले आइटम, नॉन कैश आइटम, कोई प्रोविजन बना रखा है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो सब आप हटा देते हो एंड यू गेट इन द एंड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। सो दो AS3 रिकमेंड करता है कि वी हैव टू प्रिपेयर we have to use the direct method more, but in general when you will see the questions, in most of the questions the indirect method is followed because it is more convenient, right? But in terms of the information, right, कि कहाँ पे से आ जा रहा है, तो direct method gives more information, so AS3 encourages entities to use that. अब देखो यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है AS3 के। अब हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, राइट? हम ये देखना चाहते हैं कि पैसा कहाँ से आया, ठीक है? उसको हमारी एंटिटी की एबिलिटी भी है पैसे जनरेट करने की इनफ, ठीक है? पैसा हमने कहाँ इन्वेस्ट किया, ठीक है? एंटिटी कहाँ उस पैसे को यूटिलाइज करी है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ एंटिटी टू यूटिलाइज दोज कैश फ्लो, ठीक है? और क्या वो मतलब सही मतलब वट एवर वी रिक्वायर एट वट टाइम उस हिसाब से वो पैसा जनरेट कर पा रही है या नहीं। सो टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ जनरेशन ऑफ कैश फ्लो, और ये हमें हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश इक्विवेलेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है? दीज वी हैव रेड, राइट? नाउ देयर इज मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है? कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेशंस, for example, key indicator or to the extent have generated to yes, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मतलब देखो हमने सेल्स करी है, ठीक है? या कोई हमें रॉयल्टी से पैसा मिला है, सप्लायर को पेमेंट करी है, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करी है, तो कोई इंश्योरेंस से क्लेम आया है, इंश्योरेंस का हमने पैसा दिया है, इनकम टैक्स रिफंड, राइट? ऑल ऑफ दीज, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब यही मेन इंडिकेटर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोन दे पाएगी या नहीं, ऑपरेशन अच्छे से कर पाएगी या नहीं, डिविडेंड दे पाएगी या नहीं, नई इन्वेस्टमेंट कर पाएगी या नहीं विदाउट रिजॉर्टिंग टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, बिकॉज योर मेजर कैश इज कमिंग फ्रॉम योर ऑपरेशन, तो वो ही मेन इंडिकेटर है, राइट? ओके, एंड दे हैव मेन रोल इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सो बेसिकली फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने में जो आपने पैसा दिया, आपको जो बेच के पैसा मिला, आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हो तो उसके लिए जो आपने पेमेंट किया, जब बेचा तब जो पैसा आया, आपने किसी को लोन दिया, उसका रीपेमेंट हुआ, सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, राइट? नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वही है कि आपने रीपेमेंट करी, आपको पैसा इक्विटी से आया, आपको डेट से आया, so they are useful in predicting claims on future cash flow by providers of funds to the entity, ठीक है? इससे आपको पता चल जाता है। एंड यस, नाउ वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि कब जो कैश फ्लो है उनकी रिपोर्टिंग नेट बेसिस पे हो सकती है। नेट बेसिस पे मतलब कुछ पैसा आया कुछ गया, आपने उनको अलग अलग की जगह नेट करके दिखा दिया, ठीक है? सो व्हाट अबाउट द एंटिटीज विच आर अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स व्हेन द कैश फ्लोज रिफ्लेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर रेदर देन दोज ऑफ द एंटिटी, ठीक है? फॉर अमाउंट्स इन विच द टर्नओवर इज क्विक, the amounts are large and the maturities are short, ठीक है? तो देखो इसमें वो एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसमें रिपोर्टिंग नेट फ्लो नेट बेसिस पर हो सकती है। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, ऐसी कैश रिसीट्स और पेमेंट्स जिसमें जो टर्नओवर है वो बहुत क्विक है, अमाउंट लार्ज है और मेच्योरिटी शॉर्ट है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसकी मेच्योरिटी 3 महीने और लेस है, तो अमाउंट ज़्यादा है, मेच्योरिटी शॉर्ट है, टर्नओवर क्विक है, ठीक है? कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स where the cash flow reflect the activities of the customer rather those of the entity, very nice point, ठीक है? अगर हमने मतलब
जो भी एक्टिविटी है वो बेसिकली अपने कस्टमर के ब्याज पे करिए तो हमारे से ज़्यादा कस्टमर का कैश फ्लो रिफ्लेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, फंड्स हेल्प फॉर कस्टमर बाय एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, acceptance and repayment of demand deposit of a bank, rents collected on behalf and paid to over the owners of the property. Okay, so these can be shown as net. This I feel is a star point. I mean that it is bit unique. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं. तो कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे बी रिपोर्टेड ऑन नेट बेसिस. ठीक है. तो इसमें क्या है, कैश एडवांसेस एंड लोन्स टू कस्टमर्स. ठीक है. प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट विद एंड विड्रॉल. तो आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ गुड टू नो. ठीक है. तो अगर डिपॉजिट्स की एक्सेप्टेंस और रीपेमेंट हुई है तो वो आपके नेट में दिखा सकते हो all of these, right? Now some important points is, what about the foreign currency cash flows? So foreign currency cash flows are basically which are the transactions which arise in foreign currency but they are recorded in enterprise recording currency. ठीक है. अब देखो, अगर जो डेट ऑफ कैश फ्लो है, ठीक है, आपका उसका और जो रिपोर्टिंग करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट डिफरेंस है वो आपका फॉरेन करेंसी अमाउंट नहीं है. ठीक है. तो आप वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेट यूज़ करके अपना करेंसी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट कर सकते हो. अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस आर नॉट कैश फ्लोज एंड this we have studied in detail. Yes, if you are acquiring and disposing subsidiary and other business unit, it is a part of investing activity and it shall be presented separately, right? You can't subtract it and you have to disclose in aggregate during the period of the total purchase or disposal. All of these. And then the final investing and financing transactions that do not require the use of cash and cash equivalent shall be excluded. ठीक है. मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के वो ट्रांजेक्शन जिनमें कैश का यूज़ ही नहीं हुआ तो उसे एक्सक्लूड कर दो. कंपोनेंट्स जो भी हैं वो आपको डिस्क्लोज करने होंगे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के. ठीक है. और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी हमें दिखाना होगा. उसके अलावा आपको सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस जो कि एंटिटी ने होल्ड कर रखा है लेकिन इज़ नॉट अवेलेबल टू यूज़, उसका डिस्क्लोजर करना होगा. तो 3 डिस्क्लोजर करने होंगे. एक तो वैसे ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है. ठीक है. और उसके अलावा आपको कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और उसके अलावा आपके अदर डिस्क्लोजर जिसमें आ गया कि वो कैश और कैश इक्विवेलेंट जो कि एंटिटी यूज़ नहीं कर रही. ठीक है. दिस इज़ अ फेयरली सिंपल यस. ठीक है. बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और इसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे देखो ना तो इसके हमारे क्वेश्चंस पर क्या हैं. एक के हमसे सिग्निफिकेंस पूछा गया है. तो हमें स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था ना जिस काम आता है वो हम लिख देंगे यहाँ पर. उसके बाद ये क्वेश्चन ये 2 बार पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. आई वुड लाइक टू गिव यू एन अटेम्प्ट टू कि आप करें. ठीक है. हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर फाइनल क्वेश्चन इज AS3 के प्रोविजंस बता दो. ठीक है. तो ये सब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक है. ये सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फॉर दिस वीडियो दैट्स इट. थैंक यू. ओके बाय.